सिरदर्द अगर लगातार हो, हाथ पैर सुन पड़ने लगे, याददाश्त कम होने लगे या फिर अचानक शरीर जवाब देने लगे, तो ये सिर्फ थकान नहीं बल्कि दिमाग और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियों के संकेत भी हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता तनाव, लगातार मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल हमारी ब्रेन हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा है। कम उम्र में ही स्ट्रोक, माइग्रेन, स्पाइन और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियां लगातार तेजी से बढ़ रही है और इन्हीं तमाम समस्याओं, उसके बचाव, उसके कारण और आधुनिक इलाज को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार। तो सबसे पहले डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। अगर हम आज जैसे हम न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में बात करने जाते हैं, पूरे सेक्शन के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल डॉक्टर आपसे यही रहेगा कि दिमाग से जुड़ी सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी देखने को मिल रही है? देखिए, आजकल सबसे कॉमन समस्या जो हमारे पास आती है वह है सिर दर्द का और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। आजकल इतना तनाव है, साथ में स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, और उसके साथ साथ जो है अगर उम्र थोड़ी बढ़े तो ब्रेन स्ट्रोक की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। आजकल हम देखें तो बस बुजुर्गों में नहीं, बच्चों में भी सिर दर्द, तनाव जैसे कई तरह के प्रॉब्लम्स जो पहले बढ़ती उम्र में होते थे, आजकल छोटे बच्चों में वही चीज़ देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, अभी सबसे ये जो भी ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है या न्यूरो संबंधी जो समस्याएं हैं जो आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, इसका मुख्य कारण अगर हम बोल सकते हैं तो वह है लाइफ स्टाइल इम्बैलेंस जी। और अगर मैं थोड़ी डीप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो यह बिल्कुल ऐसा है कि आजकल के जो भी बच्चे हैं उसमें स्लीप की कमी है, वो कम सोते हैं, साथ ही जो लाइफ स्टाइल है उनका उसमें वो लगातार मतलब जगने का काम है, उनका नींद की कमी है। लाइफ स्टाइल सीडेंट्री जो हमें कहते हैं सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। खाने पीने और डाइट जो है उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है और एक्सरसाइज की कमी है, मेडिटेशंस की कमी है। तो ये मुख्य कारण हो गए हैं जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी यंग ग्रुप में देखे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसका मुख्य कारण हमारी लाइफस्टाइल भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मानसिक जो समस्याएं हैं वो लोगों में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। ऐसे में इन जो समस्याएं हैं उनका हमारे ब्रेन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, अगर आप कांस्टेंट मेंटल प्रेशर हमारे दिमाग पे रहता है और इस वजह से या किसी तरह की एंजाइटी हमारे दिमाग में रहती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे कंसंट्रेशन पे पड़ता है, हमारी याददाश्त पे पड़ता है, हमारी मेमोरी पे पड़ता है। और यह सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं है, अगर कोई भी सिम्टम या कोई भी प्रेशर जो है लगातार ब्रेन पे रहे तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर भी असर दिखाता है और हमारे शरीर में भी कई बीमारियों को जन्म देता है। जैसे अगर आज का हम अपनी वर्क प्रोफाइल को देखते हैं तो आधा टाइम तो हमारा मोबाइल और लैपटॉप में चला जाता है, स्क्रीन पर हमारी नजरें टिकी रहती हैं। लंबे समय तक स्क्रीन यूज करना, लैपटॉप पे बैठना, मोबाइल चलाना, इसका हमारे नसों और दिमाग पर क्या असर पड़ता है? मुख्य रूप से आप देखें तो अगर आपका जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप 1 घंटे 24 आवर में लेस देन 1 आवर यूज़ करो, और अगर आप लेस देन 1 आवर यूज़ नहीं करते हो और उससे कहीं ज़्यादा यूज करते हो तो सबसे पहले आपकी जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी होती है, आपका मेमोरी जो होता है यह डिक्लाइन करता है और फिर धीरे धीरे यह सर दर्द और स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर और एंजाइटी एंड डिप्रेशन के फॉर्म में बढ़ता चला जाता है। अगर आज की जिंदगी को देखें, लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बदल गई है और जैसे भागदौड़ वाला जिंदगी हमारा चल रहा है, जो सबसे ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो हमारी नींद के साथ है। नींद की कमी होना हमारे दिमाग पर कितना असर डालता है? बिल्कुल, आप इसको ऐसा समझो कि जो नींद है वो हमारे ब्रेन के लिए और हमारे शरीर के लिए दोनों के लिए एक रिचार्ज के जैसा काम करता है। हमारे बॉडी में दिन भर में जो भी टीयर्स होते हैं, हमारे ब्रेन में जो भी केमिकल्स जमा होते हैं, या यूँ कहें कि हम जो थकते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है स्लीप के दौरान बॉडी उन गंदगी को क्लीन करती है और साथ ही एक फ्रेश तरीके से हमारे ब्रेन को और शरीर को एक नए रूप में लाकर अगले मॉर्निंग जो है देती है। तो अगर स्लीप कहीं ना कहीं हम लोगों का कम आएगा तो आप देखोगे कि बहुत ये बड़ा कॉमन है कि अगर आप रात भर नहीं सोए हो तो अर्ली मॉर्निंग आपको इरिटेबिलिटी ठीक है काफ़ी बढ़ जाना है। और अगर ये लगातार चलते चला जाए तो ये कहीं ना कहीं फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करता है, हमारी मेमोरी को कम करता है, हमारी याददाश्त को कम करता है।
जैसे कई चीज़ें हमारे ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को शार्प, एक्टिव और हेल्दी बनाने के लिए ऐसे हमारे दिनचर्या जो होते हैं, रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है, उसमें ऐसे कौन से उपाय अपनाने की ज़रूरत है जिससे वो एक्टिव, शार्प और हेल्दी रहे? देखिए, हमको जैसे ब्रेन के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुख्यतः इन बातों पर ध्यान दें कि आपकी नींद अच्छी हो, आप 7 से 8 घंटे की नींद लें और उसके बाद आपको 30 मिनट से लेकर 45 मिनट पर डे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। आप एक्सरसाइज करते रहें, आपका डाइट जो हो बिल्कुल बैलेंस हो और मेंटल स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको करनी होगी। अगर आप 4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपकी बॉडी भी बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपका ब्रेन भी बिल्कुल अच्छा रहेगा और साथ ही साथ ब्रेन को अगर आपको एक्टिव रहता है और आप चाहते हो कि अगर आप आगे 70 साल 80 साल तक फिट रहो और आपको मेमोरी की कमी ना हो और आपका ब्रेन बिल्कुल एक्टिव रहे, तब आप हमेशा नई चीज़ सीखते रहो। आपको जो भी हॉबी है उसमें थोड़ा आप आगे बढ़ते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। ऐसा देखा जाता है कि जो नए नए पजल्स को सॉल्व करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, ब्रेन को लगातार एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों का ब्रेन जो है बाकी लोगों की तुलना में वो काफ़ी यंग रहता है। जैसे कई लोग जब उन्हें तेज सिरदर्द होती है वो इसे सामान्य माइग्रेन समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, तो कैसे पहचानें कि ये सिर्फ एक मामूली हेडेक है या फिर किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी? देखिए, मुख्य तौर पर लगभग 90% केसेज में जो सिरदर्द रहता है वो कॉमन रहता है। वो 90% केसेज जो हैं वो सिंपल सिरदर्द होता है या माइग्रेन होता है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर वो गंभीर बीमारी को आपको पहचानना है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं सिरदर्द के साथ में देखने में धुंधलापन या बार बार उल्टी आना, साथ में हाथ और पैरों में कमजोरी होना, मिर्गी के दौरे को आना और आपके बिहेवियर चेंजेस जो बोलते हैं बिहेव या पर्सनालिटी में चेंज आना, अगर सिरदर्द के साथ ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं तब आपको जल्द से जल्द डॉक्टर्स से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड देखने को मिलती है वो है ब्रेन स्ट्रोक, जो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी बढ़ रही है। ये होता क्या है? ब्रेन स्ट्रोक आप मुख्यतः ऐसा समझो कि आइदर ब्रेन में हाई प्रेशर की वजह से ब्रेन की नसें को डैमेज होना और ब्रेन का एक पार्ट काम ना करना, इसके वजह से हमारे बॉडी में कई सिम्टम होते हैं, तो इससे हम लोग ब्रेन स्ट्रोक आमतौर बोल देते हैं। हालांकि मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक में ब्रेन की नसें फटती हैं और दूसरी में ब्रेन की नसें सूख जाती हैं। दोनों में आप इसे आम भाषा में ब्रेन स्ट्रोक या लकवा कह सकते हो और इसे हम लोग घर पर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। बल्कि इस पे तो हम लोगों ने कई कैंपेन किए हैं और बार बार लोगों को बताया है कि आपको फास्ट याद रखने की आवश्यकता है। बड़ा ही सिंपल रूल है फास्ट। ए फॉर फेस, कि अगर अचानक से आपका फेस में डेविएशन होना शुरू हो जाए, आपका जो चेहरा है वो टेढ़ा हो जाए। ए फॉर आर्म, आपके हाथ में या पैरों में अचानक से कमजोरी आ जाए। ठीक है। एस फॉर स्पीच, अगर आपको बोलने में लड़खड़ाहट आने लगे, अचानक से आपकी जो वॉइस है वो चेंज हो जाए। ठीक है। देन टी फॉर टाइम, आपको ये समय है कि जल्द से जल्द आपको अस्पताल आने की आवश्यकता है। तो फास्ट याद रख के आप आराम से ब्रेन स्ट्रोक को घर पर पहचान सकते हो। ऐसे कंडीशन में आपको जल्द से जल्द किसी न्यूरोसर्जन या नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे हमने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में चीज़ें जानी है, एक और कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों में देखने को मिलती है वो है एपिलेप्सी की या फिर कहीं मिर्गी की। इसका मुख्य कारण क्या है? एपिलेप्सी के मुख्य कारण में आप ऐसा समझो कि आइदर या ब्रेन में ट्यूमर या कुछ अलग चीज़ों से होना हो सकता है, या सेकेंडरी कॉज या किसी बीमारी के कारण हो सकता है, या सामान्यतः जो प्राइमरी कारण है कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में थोड़ा इम्बैलेंस होना, जिसके कारण से एपिलेप्सी या जो दौरे होते हैं वो आते हैं। और एक जो कॉमन मिथ है या कॉमन आम लोगों के दिमाग में यह धारणा है कि एपिलेप्सी की बीमारी ठीक नहीं होती है, जबकि 90% केस में अगर आप प्रॉपर उसका इलाज कराओ, सही समय पर इलाज कराओ, तो वह ठीक होता है। तो जैसे हमने मिर्गी के बारे में जाना, हमने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जाना, एक और प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो है ब्रेन ट्यूमर की, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर भी देखने को मिलता है। इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं जिसे लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? ब्रेन ट्यूमर में अगर आप शुरुआती करना चाहो तो एक तो मुख्य जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वह है कि सिर में दर्द होना, लेकिन सिर्फ सिर में दर्द नहीं होगा, इसके साथ बहुत कॉमनली सिर दर्द समझ के भी इग्नोर कर देते हैं। इसके साथ आपको ध्यान अगर आप देंगे तो सिर दर्द के साथ में देखने में आपको धुंधलापन दिखाई देना और रोशनी का, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, सुबह में सिर दर्द के साथ उल्टी होना, या हाथ पैर में कहीं ना कहीं लकवा की शिकायत हो जाना, ठीक है, या मिर्गी के दौरे आना, ये सब सिम्टम सिर दर्द के अलावा भी आपके बॉडी में रहेंगे, तब आपको समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं यह ब्रेन ट्यूमर है।
डॉक्टर, हमने अभी तक ब्रेन हेल्थ को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें जाना है और आगे में हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, हमारी ब्रेन हेल्थ के बारे में, और हमारे साथ न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार भी मौजूद हैं, जिनसे हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से ब्रेन की समस्याएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, वैसे डॉक्टर स्पाइन, स्लिप डिस्क और बैक पेन की समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि आजकल जो हमारा जॉब है या जो आप लाइफ स्टाइल देखो बिल्कुल सीडेंटरी है। मैक्सिमम लोगों का जो वर्क है आजकल कहीं एक कमरे में बैठे होना है और उन्हें घंटे कम से कम 8 से 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। बैठने के अलावा साथ साथ क्या है कि उनका पोस्चर गलत है, वो गलत तरीके से बैठते हैं, बीच बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। तो इन लगातार लंबा बैठने के कारण, गलत पोस्चर से में बैठने के कारण आपके डिस्क पे प्रेशर पड़ता है और उससे रीढ़ की हड्डी और नसों को नुकसान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर स्लिप डिस्क, सियाटिका, ये सब या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां जो हैं होती हैं। अगर आज के भागदौड़ भरी जिंदगी को देखें तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लोग, जो बच्चे भी होते हैं, वो भी आजकल इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, वीडियो गेम्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में उनके रीढ़ की हड्डियों पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, अगर आप इस बात को आप ऐसा समझोगे कि हमारा जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट के लिए बना है। आप इनको जितना मूव करोगे आप उतना एक्टिव रहोगे। अगर आप जिस मूवमेंट को कम कर देते हो, आप कभी देखना, इस बात को ध्यान देना कि कभी हाथ में फ्रैक्चर है और अगर सिर्फ 30 दिनों तक हाथ को आप प्लास्टर के अंदर रखते हो तो उंगलियों की मूवमेंट जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो आपको बिल्कुल ऐसा समझना है कि शरीर के हर जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और जितने भी जॉइंट्स हैं उसको एक्टिव रखने की आवश्यकता है। तो बच्चों को हमें प्रमोट करना है कि मैक्सिमम आप आउटडोर गेम्स खेलो, साथ में पेरेंट्स भी वो खेलें और कम से कम आप कोशिश करो कि 45 मिनट पर डे जो बॉडी की एक्टिविटी हो। बल्कि मैं तो बाकी लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप डे टू डे एक्टिविटी में हर दिन अपने ऑफिस वाले में कुछ न कुछ एक्टिविटी करो। जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों को यूज कर लेना है। अपने ऑफिस में जो पानी पीने का ग्लास है या पानी पीने की जो जगह है या चाय की जगह है वो थोड़ी दूर रखें, ताकि इसी बहाने आपको कम से कम ऑफिस में उठ के जाना पड़े ताकि आप जाओ। तो स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि अपने कमरे में सिर्फ पढ़ने की बात रखें, बाकी चीज़ों को दूर रखें। कि अगर आपको एक ब्रेक लेना भी है तो आप बाकी दूसरी जगह पर जाओ, वहाँ से ग्लास का पानी लेके आओ, चाय लेके आओ, बिस्किट लेके आओ, ऐसा करो। तो इससे क्या है कि आपकी बॉडी की एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे वर्क प्लेस की अगर हम बात करें और कोई अगर व्यक्ति हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कई घंटों तक वो वैसे ही बैठे रह जाते हैं, वो ब्रेक क्या होना चाहिए जो बैठने और उठने के बीच में होना चाहिए? ब्रेक में मैंने बताया है कि 45 मिनट अगर आप एक्टिवली काम करते हो, अगर आप स्क्रीन के सामने 45 मिनट आप बैठ जाते हो, देन 45 मिनट के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही है। और अगर आप लगातार लैपटॉप पर बैठ के काम करते हो तो आप 45 मिनट के बाद उठो और थोड़ा दूर देखने, विंडो से दूर देखने की कोशिश या ऊपर देखने की कोशिश करो, जिससे आइज़ रिलैक्स होती हैं और फिर ब्रेक लेके आप 5 से 10 मिनट में आप दोबारा काम शुरू कर सकते हो। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग जाए तो पैनिक होने से पहले ऐसा कौन सा फर्स्ट एड उन्हें करना ज़रूरी है? सिर में चोट लगना तो खैर गंभीर बात है। इसमें प्राइमरी एड में आप बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इनिशियल जिस साइट पे अगर लोग प्रेजेंट हैं तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को हम लोग जो हमारे पास पट्टी है तो उसको ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। रोकने के अलावा अगर गर्दन में चोट लगी है या उस पार्ट में चोट लगी है तो उस पार्ट को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है और जल्द से जल्द आप कर सकते हो तो नज़दीकी हॉस्पिटल में या जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करके मदद को बुला सकते हो। ये आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन में चोट लगने से ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है, खून नहीं निकलता, वो जगह नहीं फटती और खून नहीं निकलता, वो कितना गंभीर देखने को? देखिए, अगर ब्रेन के अंदर में ब्लड की क्लॉटिंग है तो डिपेंड करता है कि अगर उसका जो अमाउंट है, क्लॉटिंग की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, चोट अगर माइनर से लगी है तब तो वो दवा से ठीक होती चली जाती है। लेकिन अगर वही सिर की चोट काफ़ी गंभीर है और अमाउंट जो है बहुत बार बड़ा होता है तब उस क्लॉट को ऑपरेशन के जरिए हमें निकालना होता है। ऐसे ब्रेन से जुड़ी ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए सर्जरी एकमात्र उपाय है? ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन में स्पाइन ट्यूमर, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सीवियर हेड इंजरी, अगर ऐसी हेड इंजरी हुई है कि जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग जो है बहुत ज़्यादा है, साथ में ब्रेन स्ट्रोक है, उसमें ब्लड की जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है और माथे की हड्डी टूटी है और वह बिल्कुल ब्रेन के अंदर चली गई है, तो ऐसे केसेज में हमें ब्रेन की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।
अगर हम न्यूरो सर्जरी पर ध्यान दें तो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर है, इसे लेकर मिसकंसेप्शन काफ़ी ज़्यादा है लोगों में। आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जी। ऐसे कौन से मिथ्स लोगों में आपको देखने को मिलती है? हाँ, इसमें दो मिथ्स के बारे में बताऊंगा। एक तो सर्जरी के बारे में कि ब्रेन की सर्जरी को लोग बड़ा टफ समझते हैं, लेकिन आपको ऐसा समझना है कि ब्रेन की सर्जरी पहले से अभी तक बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं और सिस्टम अब इतना डेवलप हो चुका है, एआई असिस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ है, न्यूरो नेविगेशन है, माइक्रोस्कोप है। ये सब चीज़ करके हम लोग ब्रेन की सर्जरी को काफ़ी प्रिसाइज मैनर में कर सकते हैं और बिल्कुल ब्रेन कम से कम डैमेज हुए हम लोग जो क्लॉट है या ट्यूमर है उसको निकाल सकते हैं। तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा सेफ और पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। दूसरी, स्पाइन के सर्जरी में बहुत लोगों को यह क्वेश्चन भी मेरे पास हमेशा आता है, उन लोगों को डर लगा रहता है कि अगर आप स्पाइन की सर्जरी करोगे तो कम्प्लीटली उनकी लोअर बॉडी जो है, जो पैर है, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम केसेज में ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा करके चलो कि 98 to 99% केसेज में जो है स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ है। अगर आप एक्सपर्ट हैंड्स के पास हो तब तो आपको उसमें स्पाइन सर्जरी में भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे उदाहरण है जिसमें लोअर बॉडी या लोअर लिम्ब पैरालाइज है, दोनों पैर पैरालाइज है, हम लोगों ने स्पाइन को ऑपरेट किया है और वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद चल के हमारे पास आया है। तो ब्रेन और स्पाइन से जुड़ी ऐसी कौन सी, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कितने प्रकार की न्यूरो सर्जरीज होती है? बहुत सारी सर्जरी होती है। आप करोगे तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी अलग होती है, ब्रेन ट्रॉमा की सर्जरी अलग होती है, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर की सर्जरी अलग होती है, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रॉमा की सर्जरी अलग होती है, ब्रेन इपिलेप्सी में बहुत बारी ब्रेन की सर्जरी होती है, वो अलग आती है, ब्रेन में प्रेशर बढ़ने की सर्जरी अलग होती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि हर बीमारी के लिए अलग टाइप की सर्जरी है और आप इसमें डॉक्टर एक्सपर्ट देख के डिसाइड करते हैं कि मुझे इस टाइप में ऐसी टाइप की सर्जरी करती है। जैसे पहले आप देखते हो कि ब्रेन क्लॉट को निकालने का, जैसे जनरल में आप देखो कि पहले अगर अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर होता था तो हम लोग पेट में बड़ा चीरा लगाते थे और ओपन सर्जरी होती थी। लेकिन अब लेप्रोस्कोपी लोग करते हैं, छोटे से दूरबीन के साथ देखते हैं। ब्रेन में भी ऐसा ही इवोल्यूशन आया है। पहले हम लोग ब्रेन के क्लॉट के लिए और ब्रेन की सर्जरी के लिए, क्लॉट को निकालने के लिए बड़ा सा मतलब हेड को ओपन करते थे, लेकिन अब मैं इंडोस्कोपी तरीके से बड़े आराम से छोटे से छेद से ब्रेन के क्लॉट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यह एडवांसमेंट है कि जैसे जैसे आपके इक्विपमेंट, जैसे जैसे आपके मशीन्स हमारे हैं आते गए हैं और हमारी जो सर्जरी है पहले से ज़्यादा प्रिसाइज होती चली गई है। आज की अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अगर नज़र डालें, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी हो गया, एआई हो गया या एडवांस टेक्नोलॉजी पर अगर नज़र डालें, तो इसका न्यूरो सर्जरी पर कितना असर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। मैंने जैसे बताया कि पहले हम लोग ब्रेन में बहुत सारी सर्जरियां को ओपन करते थे जी। अगर कभी भी किसी को ब्रेन की सर्जरी करानी होती थी तो बहुत बड़ी सर्जरी होती थी। लेकिन अब क्या है कि मशीन और नए नए टेक्नोलॉजी की सुविधा से, माइक्रोस्कोप या इंडोस्कोप की सुविधा से हम लोग उसे बड़े आराम से बहुत छोटे जगह से जाकर करते हैं। तो यह हमारा है कि कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट है वो हमारा असिस्ट करता है, तो हमारी सर्जरी और फाइन होते चले जाते हैं। और नियर फ्यूचर में आप देखोगे कि ब्रेन में भी ऐसा आना है कि मैक्सिमम सर्जरी जो है वो मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी होगी। अभी ट्रेंड हमारा ओपन सर्जरी का नहीं है, मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी का है कि ब्रेन में कम से कम जगहों पर डैमेज किए हुए मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। तो ऐसी बहुत सी सर्जरी मैं करता हूँ और सब लोग बेसिकली जो है इसी पे आगे आ रहे हैं। जिस तरह से अगर हम देखें कि जो बच्चे होते हैं उनमें कई ज़्यादा बचपन के ट्रॉमाज होते हैं, मेंटल इलनेस होती है, उसका उनके ब्रेन पर कितना असर पड़ता है? इस पे बहुत ऐसे केसेज है जिसमें देखा जाता है कि अगर कोई बच्चे हैं या कोई फीमेल्स है जिनके बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ होगा तो फ्यूचर में आगे जाने पर, हर केस में तो नहीं लेकिन कुछ केसेज में जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, बिहेवियर डिसऑर्डर, इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं वो देखे जाते हैं जो कि पास्ट ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कई लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, क्या उसी तरह ब्रेन स्कैन भी करवाना उतना ही ज़रूरी है या फिर ज़रूरत पड़ने पर इंसान का? नहीं, आपको रेगुलर में ब्रेन की स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि जो हमारा सीटी स्कैन है उस सीटी स्कैन में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं पर बहुत सारी रेडिएशन होती है। एमआरआई में रेडिएशन नहीं होती है पर एमआरआई में पैसा खर्च होता है। तो आपको हर छोटे से केस के लिए स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर वैसे कोई भी सिम्टम है तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलो, आप वहाँ जाओ, अगर वो रिकमेंड करता है तभी कराओ। ये क्या कोई भी टेस्ट आपको जो है बहुत ज़्यादा बार बार कराने की आवश्यकता नहीं है।
बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को लेकर पेरेंट्स को किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है? हाँ, यह बहुत ही गंभीर विषय है इस पे, कि बहुत बार ऐसा होता है कि अब अगर किसी गार्जियन को ये देखना है कि उनका बच्चा जो है वो उसका विकास प्रॉपर है या नहीं, तो आप अपने ग्रुप में कंपेयर कर सकते हो। आप यह देख सकते हो कि उस बच्चे का जो चलने की जो है कि सपोज 12 से 18 महीने में वो चला है या नहीं चला है, अगर वो बोल रहा है तो वो स्पष्ट बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, या उस उम्र के बच्चों की तुलना में वो उसका विकास कम हुआ है, उसके सर का ग्रोथ कम हुआ है या सर का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, वह ठीक से उस समय सही टाइम पे खड़ा हो पा रहा है नहीं, बैठ रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब उसके शरीर का विकास साथ साथ मानसिक विकास उस उम्र के बच्चों की तुलना में कहीं पीछे है कि नहीं। अगर आपको पीछे रहता है तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। जब भी हम न्यूरोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, एक टर्म डॉक्टर आता है सामने, वो है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आखिर ये क्या होता है? वो एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें बहुत बार होता है कि कुछ ट्रॉमा या पास्ट ट्रॉमा, इसमें जो है कि पेशेंट्स के अंदर जो है 2 विचारधाराएं होती हैं और उसमें वह 2 पर्सनालिटी के जैसे बिहेव करने की मतलब कोशिश करता है। हालांकि ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि जैसे आप मूवी देख लो कि मूवी में जैसा होता है बिल्कुल वैसा नहीं होता, लेकिन समटाइम्स इट्स में भी कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस में बिलीव करने लगा, लेकिन सम टाइम्स जो है फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो यह देखने को मिलता है और यह कहीं हद तक सुधार भी इसमें होता है, लेकिन यह रेयर डिसऑर्डर्स में आता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मैं आपसे लेना चाहूंगी, अगर आप हमारे दर्शकों को ऐसी कोई एडवाइस दे सके जिससे वो अपने ब्रेन को फिट, फोकस और हेल्दी रख सके। ब्रेन को ही रखने के लिए मतलब बिल्कुल फिट और फोकस रखने के लिए मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप 7 से 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद है वो लें। 45 मिनट पर डे का एक्सरसाइज करो। डाइट जो है आपकी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, आप बैलेंस करो। 3 अगर आप काम करते हो तो इससे आपकी शरीर भी ठीक रहना और जो ब्रेन है वो भी ठीक रहना। और खासकर ब्रेन के लिए अगर आप करना चाहते हो देन आपको थोड़ा ओमेगा फैटी एसिड रिच फूड खाना चाहिए, जो ब्रेन फ्यूल हम लोग बोलते हैं। साथ ही साथ आप नई चीज़ सीखो और ब्रेन को हमेशा न्यू टास्क मिलने चाहिए। आपको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में चल रहे हो। जो भी आप हॉबी हो, आप नई चीज़ सीखो, नई लैंग्वेज सीख सकते हो, नए पजल सीख सकते हो, नए गेम खेल सकते हो। अगर आप ये करते हो तो आपका ब्रेन जो है काफ़ी एक्टिव रहेगा। बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप जितना राइट हैंड यूज करते हो आप थोड़ा लेफ्ट हैंड यूज करो। जैसे आप ब्रश राइट से करते हो तो आप लेफ्ट वाले से ब्रश करो। इससे क्या होता है कि दोनों ब्रेन की जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी होती है और उनकी मेमोरी भी बढ़ती है। आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप बिल्कुल शार्प ब्रेन रख सकते हो। तो इन शॉर्ट डॉक्टर हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन को हमेशा कुछ नए एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है। ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लो कि जैसे बॉडी में आप जितना वर्क करोगे मसल्स आपकी ग्रो करती है, उसी तरीके से ब्रेन को भी आप जितना यूज करोगे तो ब्रेन भी उतना यूज रहेगा, उतना एक्टिव रहेगा, उतना हेल्दी रहेगा। और उसकी जो फ्यूल है, उसका जो खाना है वो आपको देना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और एक रिसेट के लिए अच्छी नींद चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने ब्रेन हेल्थ, स्ट्रोक, स्ट्रेस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें जाना है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेरित करेगा, आपके ब्रेन हेल्थ को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।